आजकल हर कोई 30s के ऊपर ही शादी कर रहा है क्योंकि करियर प्रेशर इतना ज़्यादा है। लोग सोचते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं फिर उसके बाद शादी करेंगे। सो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है फर्टिलिटी को? एक लेडी एक सर्टेन पूल ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है और जैसे ही मेनार्की शुरू होती है या पीरियड शुरू होते हैं वो एग पूल कम होना शुरू हो जाता है। आदमी का स्पर्म बनता रहता है पर लेडी के ओवरीज में जो एग्स हैं वो तो कम होते ही जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी लेडी की वैसे वैसे चांसेस ऑफ कंसेप्शन बिकम लेस। व्हाट इज द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड? अगर किसी ने सोच रखा है कि वो 30 के बाद ही शादी करेगा तो वो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनका ध्यान रख सकता है ताकि वो अच्छी तरीके से कंसीव कर सके आफ्टर 30s? आपके हिसाब से मेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है या फीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है? मैम आजकल छोटी बच्चियों में भी PCOS की प्रॉब्लम देखी जा रही है, उसका रीज़न क्या है? IVF कितना % कारगर है? तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलिटी, IVF ट्रीटमेंट एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल के इम्पैक्ट्स के बारे में। तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो 30 सालों से IVF ट्रीटमेंट कर रही हैं। उनका नाम है डॉक्टर संदीप तलवार। आज हम बात करेंगे कि यंग कपल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेस, लेट मैरिजेस, जिम स्टेरॉइड्स, PCOS, PCOD और हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या IVF सच में काम करता है, और अगर काम करता है तो कितना % कारगर है। सो इन सब क्वेश्चंस का ऑनेस्ट एंड साइंटिफिक आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड IVF एक्सपर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। एंजॉय। तो मैम एक जनरल क्वेश्चन है ताकि हमारी ऑडियंस को एक ओवरव्यू मिल जाए कि IVF होता क्या है और IVF यूज कब किया जाता है? IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो भी प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है उसको कहा जाता है इन वीवो, और जो बॉडी के बाहर होता है उसको कहते हैं इन विट्रो। सो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका ये मतलब है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होके बाहर होती है। लैब में फर्टिलाइज किया जाता है एग और स्पर्म, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब किसी कारणवश किसी कपल का बच्चा नहीं हो सकता, जैसे लेडी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या उसकी एज ऐसी है कि बेबी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा, या एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, वो है उसको, और इस तरह की PCO है, उसके एग्स ढंग के नहीं बन पा रहे, या हस्बैंड में प्रॉब्लम है जैसे स्पर्म की प्रॉब्लम है, काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी ख़राब है, या बिल्कुल एजोस्पर्मिया है जिसमें सर्जिकली स्पर्म्स निकालने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसमें कि IVF का यूज़ होता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको IVF की ज़रूरत है? अगर आपकी शादी को 4-5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आप नहीं कंसीव कर रहे, हर टेस्ट नॉर्मल है, और आपकी जो एज है, देखो ये भी डिपेंड करता है आप किस एज पे हो और आपकी शादी को कितने साल हुए। से आप 35 ईयर्स के हो तब तो आपको 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं ट्राई करना चाहिए। Okay. पर अगर आपकी 25 साल पे शादी होती है और 4-5 साल हो गए ट्राई करते हुए और हर टेस्ट नॉर्मल है, देन प्लीज़ थिंक ऑफ IVF। या आपका पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है, जैसे एक लेडी का शायद फाइब्रॉइड रिमूव हुआ है, या ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, या ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट मिल चुकी है, तो ये पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी सोचना चाहिए IVF के लिए। ओके तो मैम एक कॉमन मिथ है, लोगों को लगता है कि जो IVF से बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस का इंसिडेंस है वो IVF में और नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट एक जितना है, 19-20 का अंतर है, वैसे नहीं है। अच्छा 19-20 का अंतर है, तो वो अंतर किस चीज़ का है? वो अंतर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो ज़्यादा होती हैं IVF में, बट अदरवाइज अगर आप किताब के हिसाब से जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जैसे आजकल देखते हैं कि ट्विंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इवन 3 बेबीज एक बार में हो रहे हैं लोगों के, तो वो IVF की वजह से है क्योंकि नेचुरली पहले नहीं होता था ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। कई फैमिलीज़ हैं जिसमें ट्विनिंग की हिस्ट्री होती है। ओके तो वो ट्विंस रन इन फैमिलीज़, पर ये नहीं है कि सिर्फ IVF में ट्विंस होते हैं और वैसे ट्विंस होते बट ही नहीं हैं। IVF में ज़्यादा देखा जाता है कि ट्विंस हो रहे हैं। अगर आप 2 एम्ब्रियोज इम्प्लांट करोगे तो चांसेस हैं कि ट्विन कंसेप्शन होगी। ओके तो ये डिपेंड करता है। 35 की एज के बाद अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी, तो 3 से 4 मंथ के बाद आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट IVF के लिए आना चाहिए।
आजकल हर कोई 30s के ऊपर ही शादी कर रहा है, क्योंकि करियर प्रेशर इतना ज़्यादा है, लोग सोचते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं फिर उसके बाद शादी करेंगे। सो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है फर्टिलिटी को? ये तो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो चलती जा रही है, राइट। वो तो ये नहीं देख रही कि आपका करियर आपने बनाना है या आपने स्टेबल होना है। ओवेरियन एजिंग तो होती जा रही है। एक लेडी एक सर्टन पूल ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है, और जैसे ही मेनार्की शुरू होती है या पीरियड शुरू होते हैं, वो एग पूल कम होना शुरू हो जाता है। आदमी का स्पर्म बनता रहता है, बट लेडी के स्पर्म्स मतलब ओवरीज में जो एग्स हैं वो तो कम होते ही जाएंगे। स्पर्म्स पे इफेक्ट नहीं है, एग्स पे इफेक्ट है। तो ये ओवेरियन एजिंग तो ये नहीं तो सोच रही कि आप एक करियर बना रहे हो, वो तो होती जा रही है जैसे नॉर्मल प्रोसेस में होना है। तो बहुत इम्पैक्ट है, बिकॉज पीपल आर डिलेइंग देयर मैरिज। तो उसी के साथ में रिलेशन है अपना प्रेगनेंसी का और बेबी का, तो वो डिले होगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी लेडी की, वैसे वैसे चांसेस ऑफ कंसेप्शन बिकम लेस, क्योंकि उसके ओवरी में फॉलिकल्स कम हो रहे हैं, उसका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है। What is the perfect age to get married? Well, if I am very candid and if I say medically it should be before 30, हम लोग ये कहते हैं कि 30 साल से पहले एक बच्चा हो जाना चाहिए। तो आप तो आइडियल सिचुएशन पूछ रहे हो, तो मैं तो कहूँगी 27-28। That is मतलब ideal. परफेक्ट, जिसमें That is ideal. एक हेल्दी बेबी Yes. हम क्या बोलते कंसीव कर सकते हैं, Yes. राइट? अगर कोई 30 के ऊपर जा रहा है, अगर किसी ने सोच रखा है कि वो 30 के बाद ही शादी करेगा, तो वो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रख सकता है, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख सकता है ताकि वो अच्छी तरीके से कंसीव कर सके आफ्टर 30s? हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ओके। आप refrain from tobacco and substance abuse and alcohol in a very moderate amount. आजकल यंगस्टर्स में आप बहुत सब्सटेंस अब्यूज देख रहे हो, बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका जंक फूड नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू डिले योर प्रेगनेंसी, तो एक आप अपना AMH का टेस्ट ज़रूर करा के देखें कि आपका एग रिजर्व एक्चुअली क्या है। What is that AMH test? एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है। इट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि आपकी ओवरीज कैसे फंक्शन कर रही हैं। ओके। तो अगर आपने लेट ही बहुत करना है तो देन थिंक अबाउट दैट। और अगर आप 35 से ऊपर जा रहे हो तो फिर आप अपने एग्स प्रिजर्व करा के Is this रखो। just about ovaries? What about male fertility? Well, male fertility is also very important, but male fertility also, see, if a couple is planning to delay their pregnancy, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक इंसान को, लड़की को AMH कराना चाहिए, और हस्बैंड को सीमेन टेस्ट कराना चाहिए। Okay. और अगर ये पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल हैं थोड़े बहुत, तो आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज आपने अगर बहुत ही डिले करना है तो फिर आप एम्ब्रियोज बना के रख लो। से आपने 35 साल में शादी हुई और आप कहते हो जी 40 से पहले मैंने बच्चा नहीं प्लान करना, तो एम्ब्रियोज बना के रख लो। अगर आपका नॉर्मल तरीके से बच्चा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको यूज़ कर लीजिए। यू हैव सो मेनी थिंग्स दीज डेज। बट मैम, जैसे आपने बोला कि मेल फर्टिलिटी के लिए भी है, टेस्ट करवा सकते हैं, बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ही है कि आदमी सोचता है कि अगर उसको टेस्ट कराना पड़ रहा है, दैट मीन उसकी मर्दानगी पे बात आ रही है। अगर उसको बोला जा रहा है तो वो इसलिए अपनी ईगो पे ले लेता है और वो टेस्ट नहीं करवाता। तो विद एजुकेशन ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज आदमी भी बहुत अवेयर है, और अगर नहीं है तो देन इट इज़ बीइंग वेरी वेरी, व्हाट डू यू से, ये तो बहुत ओल्ड फैशन्ड और वो वाली सोच है। आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे ऐसे कहता है कि जी नहीं हम नहीं कराएंगे। ये तो बहुत हद तक ये सोच बदल चुकी है। एजुकेशन बहुत आ चुकी है, और ये तो अर्बन इंडिया है जिसमें हम डील कर रहे हैं। इसमें ये सब चीज़ें आजकल मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही। आपके हिसाब से मेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है या फीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ रही नहीं, है? दोनों ही है, दोनों पैरेलली बढ़ रही हैं। मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है बिकॉज मेन भी बहुत ज़्यादा, आप देखो ना, सब्सटेंस अब्यूज सिर्फ औरत में तो नहीं, आदमी में तो कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। और आप बॉडी बिल्डिंग पे जाते हो तो आप यू टेक दीज काइंड ऑफ प्रोटीन शेक्स, एंड कई चीज़ों में स्टीरॉइड्स होती हैं, एंड वो सीमेन काउंट को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है। सो बाकी नेचुरली अगर आप एक्चुअली ड्रग्स में हो या स्मोकिंग में हो तो वो चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ ना, जो ये Milk, आपको right? जो ऑन द
से काउंटर से आप जो खरीदते हैं ना बॉक्सेस, उनमें कईयों में स्टीरॉइड्स होते हैं. ओके. एंड आई हैव सीन एक्चुअली अ पर्सन हैड कम टू मी लॉन्ग टाइम बैक, और आपको पता ही नहीं है कि उसमें स्टीरॉइड्स हैं. Because it's been over 10 years Yes. I'm in this field. I'm in bodybuilding and coaching. So मेरा supplement store भी है. So मैं इसलिए मतलब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट्स की अगर बात करी जाए तो सप्लीमेंट्स में पहले आते थे, मतलब आज से अगर हम 8-10 साल पहले की बात करें तो, लेकिन अब जब फिटनेस में कोई भी आता है ना, इंडल्ज करता है अपने आप को जिम में, तो वो स्टेरॉइड्स अपने इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. बिकॉज एक वो जो सोशल मीडिया पे है ना, एक नॉर्म बन गया है कि 6 पैक एब्स होने चाहिए आपके, तो फिर आपका स्पर्म बिल्कुल पैक इन कर जाएगा. स्पर्म्स विल टैंक लाइक दिस, ऐसे जाएगा, मतलब बड़े बाइसेप्स का कुछ नहीं होगा, स्पर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तभी क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि इंसान बाहर से तो बहुत फिट दिख रहा है, अंदर से बिल्कुल खोखला है. मैम, पीसीओएस प्रेगनेंसी में कैसे डिफिकल्टीज पैदा कर सकते हैं? पीसीओएस में आपके एग्स की क्वालिटी खराब होती है. पहले तो हम पीसीओएस होता क्या है ये हमारी ऑडियंस को एक बार बता दीजिए. बहुतों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनको पीसीओएस है या पीसीओडी है. पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, और अब तो इसकी टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो रही है, बिकॉज इट्स पॉली एंडोक्राइनोलॉजिकल. एक सिर्फ ओवरीज इफेक्ट नहीं होती, और भी सिस्टम्स ऑफ बॉडी के इफेक्ट होते हैं. आपका हार्ट है, आपका और चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, आपकी ब्लड शुगर है. सो मेनी थिंग्स आर इफेक्टेड. इट्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो इसमें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. बहुत सारे आपके एग्स बनते हैं, फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, पर वो उस साइज़ के नहीं बनते कि वो मैच्योर हो, तो वो ओवुलेट नहीं करते. और ओवरीज का क्या फंक्शन है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक जो फॉलिकल है वो बड़ा होता है और वो ओवुलेट करता है, उसमें से एग रिलीज होता है. तो अगर वो साइज़ बड़ा नहीं होता तो एग रिलीज नहीं होता, एग रिलीज नहीं होता तो प्रेगनेंसी नहीं होती. सो वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. देन दीज विमेन आर प्रोन टू हैव डायबिटीज़. लेटर ऑन इन एज उनका हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होगा, और कई लोग बहुत फिर ओवरवेट हो जाते हैं. देन देर आर सर्टन फिजिकल मैनिफेस्टेशंस की हेयरी भी आप हो सकते हो, इस तरह से सब चीज़ें हैं. एक्नी हो जाती है. तो एक चीज़ नहीं है, पीसीओ में बहुत एक स्पेक्ट्रम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं. पीसीओएस और पीसीओडी में कोई डिफरेंस है? नहीं, ये पीसीओडी वाज एन ओल्ड टर्मिनोलॉजी. अब पीसीओएस है. अब और आ गया नया, पॉली एंडोक्रिनोलॉजिकल कहते हैं, कि बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं. ओके मैम, आजकल छोटी बच्चियों में भी पीसीओएस की प्रॉब्लम देखी जा रही है, उसका रीज़न क्या है? देखो, ये पहले भी था, रिकग्नाइज नहीं था. ओके. हाँ, ये नहीं कह सकते कि आज शुरू हुआ और पहले नहीं होता था. पीसीओएस वाज ऑलवेज देयर. आज रिकग्नाइज ज़्यादा हो रहा है, पहले रिकग्नाइज नहीं होता था. पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी. आपको ये समझ में ही नहीं आता था. अगर एक 20 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, 24-25 साल तक तो उसके 2 बच्चे हो जाते थे. तो आधी चीज़ें तो ओवरलुक हो जाती थी. फर्टिलिटी हाई होती है ना उस टाइम पे. अच्छा मैम, जैसे आपने बोला कि पहले के टाइम पे फर्टिलिटी हाई होती थी. नहीं, पहले के टाइम पे फर्टिलिटी हाई नहीं होती थी. वो पहले के टाइम पे था शादी टाइम पे होती थी, इसलिए फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं आते थे. ओके. तो मतलब अभी भी अगर फर्टिलिटी सही करनी है तो जल्दी शादी करके किया जा सकता है. मतलब आपको, या आप वो वाली जो विंडो है, कम से कम 25 से 30 साल की उम्र में यू शुड प्लान अ चाइल्ड. मैं मेडिकल बातें कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स करियर्स और एम्बिशंस. मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ किसी के करियर ऑप्शंस पे, पर करियर ऑप्शंस और फर्टिलिटी को बैलेंस करना पड़ता है. राइट. तो मैम, इसके साथ बात आ जाती है एग फ्रीजिंग की. ठीक है, आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को देखा जा रहा है कि वो एग फ्रीज करवा रही हैं. तो एग फ्रीजिंग सच में काम करती भी है, या क्या इसकी सक्सेस रेट क्या है इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और एग फ्रीजिंग बिल्कुल काम करती है. और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जो लड़कियों ने शादी ही नहीं करनी, उन्होंने सोचा है कि आज वो 35 साल की हैं और वो 40 साल तक तो शादी नहीं करना चाहती, और उनको अपना बच्चा चाहिए. नहीं तो आपको डोनर का सहारा लेना पड़ेगा एग बनाने के लिए. 41, 42, 43 पे तो फिर नहीं ना तो इतने अच्छे आपके एग्स बनेंगे, और बनेंगे तो फिर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस का इंसिडेंस हाई हो जाता है. डाउन सिंड्रोम वगैरह का 40 साल के बाद. क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं जिनको एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं,
डाउन्स बच्चे, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस वाले, दे आर ऑल रिलेटेड टू वुमेन्स एज। 35 साल की उम्र के बाद अगर बच्चे होते हैं तो उसमें इंसिडेंस हायर है, और 40 साल के बाद तो बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो टू काइंड ऑफ ओवरकम दैट या प्रिवेंट दैट, आपको यंगर एज में, आइडियली तो 30-35 साल से कम वाले लड़कियों को कराना चाहिए एग फ्रीजिंग, पर नहीं तो एटलीस्ट 35, 36, 37 तक तो कराओ, 40 से कम होना चाहिए। और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सी, इवन इफ यू गेट मैरिड, इट इज़ वर्किंग लाइक एन इंश्योरेंस। अगर आपका अपने से बच्चा हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो एटलीस्ट बैकअप तो है। मैक्सिमम एज क्या है मैम कंसीव करने की? नहीं, ऐसे मैक्सिमम एज तो बतानी बहुत मुश्किल है, पर 40 से बाद अगर आप कंसीव करते हो तो फिर कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं आपके। अगर IVF है तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज PGTA, जिसमें एम्ब्रियो की बायोप्सी करके देखते हैं कि एम्ब्रियोज क्रोमोसोमली नॉर्मल है कि नहीं। अगर वो नॉर्मल है तभी जो एम्ब्रियो अगर क्रोमोसोमली नॉर्मल है उसी को इम्प्लांट किया जाता है, वरना नहीं किया जाता है। मैम IVF कितना % कारगर है? क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि ना IVF करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तब 60 to 70% है बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रेगनेंसी रेट, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर नहीं है, क्योंकि और जो कहता है फिर वो झूठ बोलता है। कोई मेरे रिलेटिव में है, उन्होंने करवाया था 2 बार, उन्होंने IVF ट्रीटमेंट करवाया, बट उसके बाद भी उनको कंसीव नहीं कर पाए। तो वो तो जाना पड़ता है ना, डेप्थ में जाना पड़ता है, वाई दे फेल्ड। एम्ब्रियो की प्रॉब्लम थी, उसमें एग की प्रॉब्लम थी, स्पर्म की प्रॉब्लम थी, यूट्रस हेल्दी था कि नहीं था, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। कितने एग्स निकले, क्या इंजेक्शंस लगे, फिर फर्टिलाइजेशन कैसी थी, स्पर्म कैसा था, एम्ब्रियो कैसा बना, उसकी ग्रोथ कैसी थी, यूट्रस की लाइनिंग कैसी थी, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। मैम ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो कि IVF से रिलेटेड लोगों के दिमाग में आते हैं या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं? सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत पेनफुल हैं। IVF इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत पेन होती है, बहुत बारी आना पड़ता है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंजेक्शंस के, बहुत ब्लोटेड हो जाओगे, वेट गेन हो जाएगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कॉमन मिथ है। इसमें बच्चे नॉर्मल नहीं पैदा होते, बहुत सारा IVF प्रेगनेंसी का मतलब 9 महीने लिटा देंगे, ये सब मिथ हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके हिसाब से IVF वाले बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों सेम होते हैं? मेरे टच वुड विद गॉड्स ग्रेस, मेरा आज तक कोई बच्चा नॉर्मल नहीं था IVF का। वैसे होते हैं? वो वैसे तो वैसे भी होते हैं। मैम जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है और ये कब करवानी चाहिए? जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियोज की तब रिक्वायर्ड है, 2 कंडीशंस हैं। एक तो एज लेडी की ज़्यादा है 35 साल पे, जबकि हम कहते हैं कि एम्ब्रियोज को जेनेटिकली टेस्ट करना चाहिए टू सी कि जो एम्ब्रियो आप ट्रांसफ़र करोगे वो बिल्कुल क्रोमोसोमली नॉर्मल है या उसको यूप्लॉइड एम्ब्रियो कहते हैं। और दूसरा है जब इंडिकेटेड है कि कोई ऐसे सिंड्रोम्स हैं या कोई बीमारियां हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रही हैं, जैसे थैलेसीमिया है, कुछ और ऐसे कंडीशंस हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं, तो वो फिर आप उसके लिए स्पेसिफिकली टेस्ट करते हो, या कोई सिंड्रोम होते हैं जैसे, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिकली आपको टेस्ट करना पड़ता है उस एम्ब्रियो को उस सिंड्रोम के लिए, कि वो जो एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करें उसमें वो सिंड्रोम ना हो। तो ये लोग जो हैं, ये जो आपके पास आते हैं, ये इनफर्टाइल कपल्स नहीं होते, ये वो होते हैं जिनमें कि बच्चा डिजीज्ड है, सिंड्रोम है उसको कोई। तो आप अब वो जो आपके पास आए वो इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आए, वो इसलिए आए हैं कि जो नेक्स्ट बच्चा हो उसमें ये डिजीज़ ना हो। मैम जैसे आजकल देखा जाता है यूथ बहुत ज़्यादा हुकअप कल्चर में इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कभी कभी वो कंसीव भी कर देते हैं, जिसके बाद वो MTV पिल को यूज़ करते हैं। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है अगर कोई यूज़ करता है MTV पिल को, अबॉर्ट करने की कोशिश करता है? अगर आप 1 या 2 बारी अगर आपने किया है तो फिर भी ठीक है, पर मैं तो कहूँगी अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, ना कि ये। और अगर ये 6-6, 7-7 बारी आप करोगे तो आपके यूट्रस की हेल्थ का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। उसके बाद जब आप नॉर्मली कंसीव करना चाहोगे, यूट्रस विल बी वेरी मच डिजीज्ड। ओके। और फिर आपकी नॉर्मल कंसेप्शन में वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आएगी, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको,
और बिल्कुल यूट्रस की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है उससे। ये चूरन की गोली नहीं है, सो इट हैज़ टू बी यूज्ड विद लॉट ऑफ कॉशन। एक आधी बारी इफ़ यू हैव यूज्ड, आई कैन स्टिल से कि चलो ठीक है, पर अगर आप इतनी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हो देन प्लीज़ यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन। क्योंकि आजकल लोग तो नॉर्मली ये बात करते हैं कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, एमटीवी पिल्स ले लेंगे, अबॉर्शन किट आती है आजकल, केमिस्ट पे मिल जाती है ऑन काउंटर। तो फिर ये पता भी होना चाहिए ना, अगर आप इस सारे लाइफस्टाइल में हो तो फिर ये मालूम होना चाहिए कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। और अगर आप ये कल्चर कर रहे हो तो व्हाई कांट यू टेल योर पार्टनर टू यूज अ कॉन्डोम और यू यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्दी होती है, मतलब वो यूज करने नहीं, वो में भी कोई एक डिसएडवांटेज तो नहीं नहीं, होता वो भी एक लिमिट है जब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, There is a limit to that, but it is still better than getting an MTP done, MTP pill taken. I know people, 6-7 बारी लिए हैं, उनका यूट्रस हैज गॉन फॉर अ टॉस, ब्लीडिंग ही नहीं रुकती, बहुत ज़्यादा उसको अनहेल्दी हो जाता है यूट्रस। मैम आपके 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको आईवीएफ में, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसको देख के आपको लगा यार ये तो कैसे होगा, आप मतलब आप ही घबरा गए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, ऐसे तो बड़े बारी चैलेंजेस आते हैं। ओके, कोई 6 बारी फेल है, कोई 5 बारी फेल है, किसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जो बंदा लगता है कि ये तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, बट होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं एंड ऐसी चीज़ें भी सक्सेस होती हैं। ओके, ऐसी बात नहीं है। सो ये देखना पड़ेगा आपको, बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा कि आईवीएफ फेल क्यों हो रहा है। और कई बारी आपका आईवीएफ का फेलियर आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करता है। रिलेशनशिप को इन व्हाट सेंस? देखिए, कई बारी ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कपल्स में। से एक लेडी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या उसके एग्स अच्छे से नहीं बन रहे, तो हस्बैंड ब्लेम करना शुरू हो जाता है अपनी वाइफ को। और इंडिया में तो आपको पता है फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, तो उनकी मदर इन लॉ कहेगी जी देखो हमारी डॉटर इन लॉ का सारा कसूर है, मेरे बेटे का परिवार नहीं आगे बढ़ रहा है, लड़की का फॉल्ट है। और फिर वो उस लड़की को वो इतने गिल्ट ट्रिप पे भेज देते हैं। मैंने बहुत एजुकेटेड लोगों को देखा है बहुत अच्छी जॉब्स में, जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कहो मुझे स्ट्रेस ना दे, या उसकी फैमिली मुझे स्ट्रेस ना दे। Okay. और आपको बहुत हैरानी होती है कि ये तो लड़की बहुत एजुकेटेड है और बहुत अच्छी जॉब कर रही है और अच्छे पोजीशन पे है, तो इसको भी क्या स्ट्रेस हो रहा है? पर यस, स्ट्रेस होता है। एंड सपोज कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, से उसका स्पर्म काउंट कम है या उसमें और कोई दिक्कत है, तो द वुमन वाइफ कैन स्टार्ट ब्लेमिंग द हस्बैंड कि देखो जी इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम नॉट कंसीविंग, इसकी गलती। और वो बंदा फिर बेचारा इतना गिल्टी हो जाता है कि मेरे करके इस लड़की का बच्चा नहीं हो रहा, और देखो आई एम इन्वॉल्व। एंड समटाइम्स रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है आपकी, आप एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। जबकि अगर आपने इस जर्नी पे जाना है तो आपका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलग अलग वॉइसेस में बात कर रहे हो तो कैसे सक्सेस होगा? इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। और अगर आपका पेशेंस और हार्मनी नहीं है तो कैसे आप इतने मुश्किल सफ़र को तय करेंगे? यू आर राइट मैम। एक लड़की को इतना ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, वो मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाती है कि अगर वो आईवीएफ कर भी रहे हैं तो शायद उस वजह से वो फेल भी हो सकता है, हरास हो जाती है। मुझे बहुत साल पुरानी एक बात याद है, मुझे एक कपल ने कहा था बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, और बहुत एक ऐसी अपर क्लास फैमिलीज को बिलोंग करती थी। उसने मुझे कहा, वो एक फेलियर आईवीएफ साइकिल से आई थी और सेकंड टाइम मेरे पास आई थी। उसने मुझे ये कहा कि डॉक्टर तलवार, इफ़ दिस साइकिल फेल्स दिस गाय इज़ गोइंग टू लीव मी। और वो जो चीज़ है मुझे हमेशा हॉन्ट करती है कि अगर ये अपर क्लास फैमिलीज़ में हो सकता है तो अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को तो आप सोचो ना क्या होता होगा। बिल्कुल, मतलब ये तो मतलब हर जगह है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे आप कितने रिच हो या पुअर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि मेंटालिटी वही है। ये क्या लगता है आपको, अपब्रिंगिंग में है ये हमारी? बिल्कुल अपब्रिंगिंग है। आप जिस तरह से लड़के को बड़ा करते हो और लड़की को बड़ा करते हो उसमें बहुत अंतर है, और ये डिफरेंस तो चला जाना चाहिए ना। आपको अपने बेटे को ये सिखाना चाहिए टू रिस्पेक्ट अ वुमन। और ये मुझे लगता है कि मदर हैज़ टू बी ब्लेम्ड। अगर उसका बेटा इस तरह से बात कर रहा है तो माँ के ऊपर पॉइंट होना चाहिए।
फिंगर्स शुड पॉइंट टू द मदर। उसने उसको इतना स्पेशल फील कराया है कि उसको लगता है कि मेरे को हक है कि मैं कुछ भी किसी को कह सकता हूँ। अगर आज मेरा बेटा मेरी डॉटर इन लॉ के साथ बदतमीजी करता है तो वो मेरी गलती है। आई वुड ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। अगर वो औरत को रिस्पेक्ट नहीं करता तो मेरी गलती है। परवरिश में बट आपको ऐसा लगता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेंटालिटी, जब तक हमारी मेंटालिटी ठीक नहीं होगी हमारे बेटे भी ढंग से पलेंगे नहीं। मैम IVF पेनफुल होता है? पेनफुल नहीं होता। Painful जो नहीं इंजेक्शंस होते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शंस होते हैं। मैम एक बार एक ओवरव्यू दे दो, क्या प्रोसीजर क्या होता है IVF का? आईवीएफ में केवल इंजेक्शंस लगते हैं 8 से 10 दिन, दैट्स इट। बस? और इंजेक्शंस के बाद जो एग रिट्रीवल का जो प्रोसेस है वो अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होता है विद नीडल्स, और वो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, शॉर्ट एनेस्थीसिया 10-15 मिनट। उस इंजेक्शन में क्या होता है? जो इंजेक्शंस लगते हैं हाँ। वो सबकुटेनियस भी होते हैं और इंट्रामस्कुलर भी होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से इंजेक्शन लगाते हो। देखिए, एक जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो सारी ज़िंदगी अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, उसी तरह के इंजेक्शंस होते हैं आईवीएफ में। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिथ है जी, बहुत पेन होती है, क्योंकि जो पेनफुल प्रोसीजर है वो तो आप एनेस्थीसिया में कर रहे हो, तो पेन क्यों होगी? ये मैम प्रोसीजर में मतलब जैसे आपने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद वो कैसे काम करता है IVF? आईवीएफ में आप इंजेक्शंस लगा के ओवरीज में जितने फॉलिकल्स हैं उनको डेवलप कर रहे हो। उन फॉलिकल्स के पानी को अब आप फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हो ड्यूरिंग एग रिट्रीवल। उसमें से वो एग्स आइडेंटिफाई करते हैं। उन एग्स को हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, एम्ब्रियोज बना के उनको ग्रो किया जाता है लैब में 3 से 5 दिन, और उनको फ्रीज कर लेते हैं। अगले महीने यूट्रस की लाइनिंग बना के ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैम जो क्वेश्चन था हमें पूछना कि अगर किसी को भी IVF करवाना है तो IVF करवाने से पहले उसको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करे IVF कराने के लिए? सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका सक्सेस रेट 60% है। फेलियर के लिए रेडी रहिए। ओके। एंड गो विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। थिंक इन योर हेड, डजंट मैटर इवन इफ आई डोंट सक्सीड फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड टाइम। रेस में वही जीतता है जो भागता है। अगर आप खड़े रह जाएंगे स्टार्टिंग लाइन पे तो आप कभी भी एंड पे नहीं पहुंचेंगे। जस्ट थिंकिंग ऑफ द फेलियर। यस, यू कांट जस्ट थिंक कि जी मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो सेकंड आ जाऊंगा या थर्ड आ जाऊंगा या फोर्थ आ जाऊंगा। रेस में भागोगे तो कुछ आओगे ना। क्या पता फर्स्ट आ जाओ। क्या पता फर्स्ट आ जाओ, और क्या पता इस रेस में नहीं तुम जीते तो अगली रेस में जीत जाओ। तो और हार्मनी चाहिए रिलेशनशिप में, फेथ चाहिए। जहाँ जा रहे हो फेथ करके जाओ। आस्क क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहती सवाल मत उठाओ, पूछो, बिल्कुल पूछो, आपका हक है पूछने का। बट देन वंस यू हैव आस्क्ड थिंग्स एंड यू रियलाइज कि जहाँ मैं जा रही हूँ वो ट्रांसपेरेंट है, वो ढंग से मुझे जवाब दे रहे हैं, उनके पास साइंटिफिक बेसिस है जो वो कह रहे हैं, उस चीज़ का साइंटिफिक बेसिस है उनके पास, तो फिर आराम से बैठ के गो विद एन ओपन माइंड, डोंट गो विद अ क्लोज माइंड। अगर आप सीधा ये कहोगे डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि पहला साइकिल तो कभी सक्सीड नहीं करता, ये क्या बात हुई? बहुत लोग हैं जो फर्स्ट साइकिल में प्रेग्नेंट होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर अगर आप शुरू ही नेगेटिव से करोगे तो पॉजिटिव पे कैसे एंड करोगे? मैम जैसे एग फ्रीजिंग होता है वैसे स्पर्म फ्रीजिंग भी होता है कुछ? हाँ, स्पर्म फ्रीजिंग होता है। जिन लोगों के से अब हस्बैंड इज ट्रैवलिंग या उस टाइम पे वो नहीं हो सकता अवेलेबल जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हम स्पर्म फ्रीज करके रखते हैं। या किसी का कैंसर का पेशेंट है और उसकी ट्रीटमेंट चलनी है हस्बैंड की, तो हम उसके पहले ही स्पर्म्स निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, सो दैट जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसका स्पर्म पे पैरामीटर्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मैम इंडिया में एक बेसिक कॉस्ट क्या है IVF ट्रीटमेंट की? IVF की कॉस्ट कैन रेंज 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक, डिपेंड करता है कि आपको कौन से इंजेक्शंस लगते हैं, इम्पोर्टेड हैं, इंडियन हैं, क्या क्या, कोई एडिशनल प्रोसीजर तो नहीं रिक्वायर्ड, जैसे आपको PGTA रिक्वायर्ड है या हस्बैंड के स्पर्म्स कम है तो टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, या क्या क्या है। तो कई अगर एडिशनल प्रोसीजर ज़्यादा हैं तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इम्पोर्टेड इंजेक्शंस हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी। टाइप्स होते हैं इसमें भी, IVF में भी?
बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है ना कि हस्बैंड का स्पर्म आप सीधा एजैकुलेट से मिल रहा है या उसको टेस्टिस से निकालना पड़ रहा है या एम्ब्रियोज को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज रहे हो। ऐसा क्यों मैम, मतलब इजैकुलेट से तो मतलब डायरेक्ट निकल सकता है, हाँ, तो फिर टेस्टिस से क्यों निकालना है जिसका एजोस्पर्मिक होते हैं, जिनके टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं और बाहर नहीं आते। ओके, मतलब And you ऐसी have to कंडीशन भी आती directly, है। हाँ, have to directly take it, needle से टेस्टिस से निकालने पड़ते हैं स्पर्म्स। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं मैम? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया। और टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन होती है स्पर्म्स की। ओके, तो आपने बोला 1.5 से 3 लाख तक की जाती है एक हाँ बेसिक। जी, हाँ जी। इंडिया में अच्छा ट्रीटमेंट होता है या बाहर जाना पड़ता है अच्छे ट्रीटमेंट के लिए? सब कुछ यहाँ इंडिया में मतलब बाहर जाने की जरूरत अवेलेबल नहीं है। है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं इंडियंस बाहर से जो NRIs हैं। एवरी मंथ 2 से 3 पेशेंट्स का मैं ट्रीट करती हूँ जो इंडियंस बाहर सेटल्ड हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जो यहाँ आके ट्रीटमेंट कराते हैं। एज यू टच्ड कि आपके पास इतने लोग आते हैं, आपका सक्सेस रेट क्या है? आपने आज तक कितने लोगों को कंसीव करवाया है? मैंने आज तक कभी गिना नहीं है। गिना नहीं आपने? मैंने कभी नहीं गिना कि कितने बच्चे हो गए। अब 30 साल में तो मेरे को कोई गिनती नहीं है, पर हाँ 60-70 तो ज़रूर होगा। ओके, सो मैम आपकी तरफ से एक एडवाइस हमारी ऑडियंस को। मेरी ये एडवाइस है कि जो भी IVF के लेके आपको जो मिथ्स जो सर्कुलेट करती हैं सोशल मीडिया पे, उनको आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। जो भी आपके दिमाग में शंका है या डाउट्स हैं, जब आप जाते हो अपने IVF स्पेशलिस्ट के पास, प्लीज़ क्लियर दोज डाउट्स, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स जो सोशल मीडिया पे हैं वो सच नहीं होती। अब सब कुछ अगर सोशल मीडिया पे ही होगा तो हमारी वो इतनी पढ़ाई और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डाउट्स वाउट्स हैं, ये क्लियर कर लो अपने दिमाग से। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग जितना आपने बना दिया है इस चीज़ को। इतना कोई हवा नहीं है। आज का पॉडकास्ट सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए नहीं था, ये हर एक यूथ के लिए था जो कि रिलेशनशिप में आ रहा है और लाइफस्टाइल को अपने ख़राब कर रहा है या डिले कर रहा है अपनी मैरिज को। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैम, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो, आपके पास आना हो ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो कैसे आ सकता है? मैं नोवा IVF में बैठती हूँ। मैं साउथ दिल्ली में हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश में मेरी क्लिनिक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन कम एंड मीट मी। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए हमें, और आई होप हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस पॉडकास्ट से। और गाइस, अगर आपको कुछ भी इससे वैल्यूएबल मिला हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक कर दें, हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट हम लाते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ।